हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स का पार्ट 6। इसमें हम इसके 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो अब तक हमने इसकी 5 क्लासेस कर चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रस्तावना प्रश्न होने चाहिए। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, जो सबसे पहले पूछे जाते हैं बच्चों से पाठ्य योजना के अंतर्गत, तो वो होने चाहिए हमेशा सरल से कठिन की ओर। कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टोल्ड मनोविज्ञान पर आधारित है? जो गेस्टोल्ड मनोविज्ञान पर आधारित जो शिक्षण सूत्र है वो है पूर्ण से अंश की ओर। संघ में प्रवेश के बाद छात्र क्या कहलाता था? श्रमण, नवभिक्षु, सामनेर या उपयुक्त सभी। तो जो इसमें बताना है कि जो संघ में प्रवेश के बाद जो छात्र होता था वो कहलाता था सामनेर। ऑप्शन सी। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में कौन सा दोष हो सकता है? तो उनके कान के बाहर, कान के अंदर या कान के मध्य या उपयुक्त तीनों। तो उनके कान के बाहर भी हो सकता है, कान के अंदर भी हो सकता है और कान के मध्य में भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो शिक्षा आयोग है उसी को ही कोठारी आयोग भी कहा जाता है। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, जो कि 1964 ईस्वी में आया था। मापन मूल्यांकन का मापन जो है वो मूल्यांकन का कौन सा पद है? दूसरा, पहला, तीसरा या ये सभी। तो जो मापन होता है वो मूल्यांकन का पहला पद होता है। ऑप्शन बी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? मीन्स डाइट की जो संख्या है वो कितनी है? वो है टोटल पूरे 70। जो जिले हैं वो तो है 75, लेकिन जो डाइट की संख्या है वो है 70। विवरण तकनीक का अर्थ है? विवरण तकनीक का अर्थ है विषय वस्तु का, किसी भी विषय वस्तु का मौखिक प्रस्तुतिकरण करना। मीन्स ओरली उसको रिप्रेजेंट करना। वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी है? तो पार्कहर्स्ट ने जो शिक्षा पद्धति दी थी वो थी डॉल्टन प्लान। मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो मॉन्टेसरी ने जो मेन दिया था ध्यान, वो मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? फर्स्ट है, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ये भी ठीक है। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण उपलब्ध कराना। तो इसमें पूछा है कि समझ के लिए शिक्षण कौन सा प्रदर्शित नहीं करता? तो विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। यही होगा हमारा आंसर, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम मीन्स अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा ही होता है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो व्यवहार का जो सीखना होता है, व्यवहार का अध्ययन, ये सीखना की श्रेणी में नहीं आता। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्रिस्टीना अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण की चर्चा करती है। तो यह जो संकेत करता है, यह किसके लिए संकेत करता है? आकलन के लिए। सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो इसमें हमारा आएगा सीखने का आकलन करना, कि क्या हमने सीखा है उसका असेसमेंट करना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि वह किसी तरीके का सीखना नहीं हुआ। यह सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सही। मूल्यांकन या असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना होना चाहिए। ऑप्शन बी।
डाल्टन शिक्षा विधि का विकास किसने किया था? तो जो अभी हमने पढ़ा था कि पार्कहर्स्ट ने जो कौन सी विधि दी थी, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने जो है वो डाल्टन शिक्षण विधि दी थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस शिक्षण विधि में छात्र अपने अपने कार्यों को अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उसमें कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि इतने टाइम में ही उस काम को करना है। शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए? स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी और सम्मान का भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो जो सबसे मेन जो वो बढ़ावा देगा वो किस चीज़ की भावना को देगा? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को या तटस्थता की भावना को? तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। आधुनिक शिक्षण अधिगम में शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या होती है? तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका होती है, जो बच्चों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराता है जिससे कि छात्र आसानी से चीज़ों को सीख पाते हैं। बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो बच्चा जो है वो सभी प्रकार से सीखता है, पुस्तकें पढ़कर भी, परिचर्चा द्वारा भी और प्रश्न पूछकर भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, ये हो जाएगा हमारा गलत। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम प्रदर्शन के माध्यम से ही सिखा सकें। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है या विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो जो एक अच्छा अध्यापक है वो सदैव बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन सी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ है वो क्या है? तो इसमें व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र दोनों का ही मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका जो अर्थ है वो होगा कि वह अधिक ही जिज्ञासु बच्चा है जो कि बार बार प्रश्न पूछता है। अगर कोई बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब वह शिक्षण अधिगम में रुचि ले रहा है और वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। विद्यालय का कार्य होता है, विद्यालय का कार्य संस्कृति का संरक्षण करना भी है, संस्कृति का परिष्करण करना भी और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं, एक तो पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, ये किस टाइप का पुनर्वलन है? तो यह एक सकारात्मक, और अगर हमने वर्बल तरीके से शब्दों का यूज किया है तो इसीलिए सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन होगा। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की या प्रबंधक की। तो समय अनुसार शिक्षक की भूमिका बदलती रहती है, कभी परामर्श की तो कभी मार्गदर्शक की, लेकिन जो आज का परिवेश है उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षक की भूमिका है वो है एक सुगमकर्ता की। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए या अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से हटकर अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का जो उन गतिविधियों को कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य ही करवाना चाहिए, ऑप्शन ए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा। शिक्षण खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो शिक्षण खेल विधि या फिर खेल शिक्षण विधि या फिर किंडरगार्टन विधि, दोनों का एक ही नाम है। जिनके प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल। सुकरात की थी प्रश्नोत्तर विधि और किलपैट्रिक की थी प्रोजेक्ट विधि। मूल्यांकन से अभिप्राय है कि छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता दोनों का ही अध्ययन करना कि उन्होंने कितना सीखा है।
भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो उपागम है वो है सृजनवादी उपागम, ऑप्शन बी। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो परियोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि दोनों का एक ही नाम है जिसके प्रतिपादक है किलपैट्रिक। और सुकरात की हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि और फ्रोवेल की किंडरगार्टन विधि। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से दोनों का ही आकलन करना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म जो गतिक कौशल का उदाहरण है इसमें आएगा यहाँ पर लिखना, क्योंकि लिखना अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, इसीलिए सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण यहाँ पर होगा लिखना। समेकित शिक्षा अंकित करती है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने समेकित शिक्षा की संस्तुति की थी। तो इसके अंतर्गत सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी शिक्षण विधि को ही चेंज कर ले। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या फिर नियंत्रणकर्ता की? तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक सुगमकर्ता की। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो इसमें पूछा है प्राइमरी लेवल के लिए, तो सबसे मेन जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए उसमें धैर्य और लगन का। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन है क्योंकि यह रटने की आदत का विकास करता है, ये गलत हो जाएगा। पाठ्यचर्या समय में पूर्ण होती है, ये भी गलत। यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, यह भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो शैक्षिक भ्रमण इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि भ्रमण जिस स्थान पर भ्रमण करने के लिए गए हैं उससे जो प्राप्त ज्ञान होगा वो हमेशा स्थायी होगा। सीखने की खेल विधि किसके लिए उपयोगी है? तो सबसे मेन जो खेल विधि है वो बाल्यावस्था के लिए उपयोगी होती है, जो कि 6 से 12 साल के लिए होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर चंचलता अधिक होती है और समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? तो मूल्यांकन की ये सभी प्रविधि होती है, प्रश्नावली भी, साक्षात्कार, किसी का इंटरव्यू लेना और या फिर मत सूची। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो व्यवहार परिवर्तन में भी उसका योगदान होता है, नवीन ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने में भी और समायोजन में भी। तो यहाँ भी आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा ये भी जानना और बच्चों के सीखने में आने वाली कठिनाई को भी जानना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? तो अभी जो हमने पढ़े थे कि शिक्षण 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है, तो 3 चर होते हैं, एक तो शिक्षक और एक छात्र और एक पाठ्यक्रम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले उसे अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।